वेलकम बैक गुल्ले चारू का गप तरान भी गए वाजा रोनी पटेल अगो रोनी पटेल साहब को शुकात के मर्चा अगंदे जंग जदले आइए शक्ल का में तब्दील है। मतलब शक्ल क्या तब्दील हो गई जी? आप बात कर रहे थे कि आज कल मैदान में जंग के मैदान में लड़ाई नहीं होती है, आजकल इक़्तिसादी लड़ाई होती है, माशी लड़ाई होती है, इकोनॉमिक की लड़ाई होती है। जी सिंपल सी बात है, अगर आपको एक मुल्क तबाह करना हो तो आप पहले उसकी एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दें। हमारी कमज़ोरी क्या थी? खुदा ना खास्ता हमारी क्या कहते हैं उसको, हमारे में वो अकल ही नहीं थी, या जिनकी अकल थी वो चुप बैठे कि जी एजुकेशन सिस्टम तबाह हो रहा है, रिश्वतें शुरू हो गई है, कमर्शलाइजेशन हो गई है एजुकेशन में, उसको वहीं रोक लेते। एजुकेशन को एक पाक साफ इदारा रखते। कमर्शियल किसी को अलाउड ही नहीं है पैसे बनाना एजुकेशन के लिए। आप एजुकेट क्यों कर रहे हो किसी को? ये बड़ी खूबसूरत बात कही है रोनी पटेल साहब ने। अगर हम हिस्ट्री को ज़रा थोड़ा सा देखते हैं, वो जो जंग जिनकी ये बात कर रहे थे, अमेरिका ने लड़ी। अमेरिका ने दूसरी जंग अज़ीम में 1945 में जापान पर बम गिराया। अब तारीख़ ये साबित करती है कि वक्त गुज़रता चला जाता है, जापान हिम्मत नहीं हारता, एजुकेशन पे फोकस करता है, एजुकेशन के मेयार को और बढ़ाता है, और फिर एक वक्त आता है कि 1990 में वो सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया के सामने मुतारिफ़ करवा देता है, जो अमेरिका के कंप्यूटर को फेल कर देता है। और उस वक़्त नाकदीन ये कहते हैं कि आज जापान ने अपना बदला ले लिया, और फिर ऐसा बेहतरीन अपना एक इक़्तिसादी निज़ाम बनाता है कि आज आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा किस मुल्क का कर्ज़दार है? जापान का। मतलब 1945 में उसने जापान को तो कोशिश की डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन जापान ने जंग की शक्ल तब्दील कर दी और इकनॉमिक जंग शुरू कर दी। रोनी पटेल साहब की बात बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे थोड़ा सा याद आ गया जी। एजुकेशन, फिर हम एजुकेशन की जानिब आते हैं। हम अपने एजुकेशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? मतलब आप इस वक्त बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान आपको देख रहे होंगे, तो आप उनको, क्या प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे, वो आपको देख रहे होंगे, ठीक है। अभी कुछ जो है मैं थोड़ा सा आपको एक लुकमा दे दूं कि लियारी के अंदर थोड़ा सा एक हवा चली है कि बहुत सारे स्कूल जो है वो NGOs को दिए जा रहे हैं, उनको जो है ना वो गोद ले रही है, और उसके अंदर वो बड़े आप ये समझिए कि चेंजेस ला रहे हैं। क्या ये तरीक़ाकार ठीक है? क्या ऐसे ही करना चाहिए? अगर हुकूमत से नहीं संभल रहे हैं तो वो किसी को गोद दे दें? फेलियर्स तो है हुकूमत की तरफ से, शॉर्टफॉल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, बहुत वही जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो हमें टाइम के साथ इसको अपडेट करने की बहुत ज़रूरत है, जो नहीं हुआ है। और हालांकि मैं भी एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, और मैं तो अपने बच्चों को बहुत काउंसलिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मगर बहुत सारी दूसरी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वो भी अपना बहुत अहम किरदार अदा कर रही हैं, मगर कहीं ना कहीं हमें हुकूमत की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिलती है जिससे हम विदाउट एनी प्रॉब्लम अपना स्कूल चला सकते हैं सुकून के साथ। वो हमें इश्यूज़ आते हैं, मगर वो भी अपना बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। मगर एज आई सेड बिफोर, सिर्फ किताबी एजुकेशन इज़ नॉट इनफ। आपने इन बच्चों को सिविक सेंस इस तरह से देनी है कि मैंने बहुत दफ़ा देखा है और ऑब्ज़र्व किया है और रोका टोका भी है बच्चों को और वालिदैन को, कि आप जब छुट्टी टाइम पे या सुबह में या किसी भी टाइम पे आप देखें, बड़ी से बड़ी गाड़ी में बच्चे बैठे हैं, चिप्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, उनका जैसे ही वो चीज़ ख़त्म होती है उन्होंने शीशा नीचे करके बाहर फेंक देना है, वो जूस का डब्बा या चिप्स का पैकेट या आइसक्रीम का रैपर। वो एक चीज़ है जो उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे हिसाब से एक पढ़ा लिखा बच्चा या एक पढ़ी लिखी माँ जो उस गाड़ी में बैठी है, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही है, और अब गाड़ी से कचरा फेंकते हो, और वो कचरा उठाने वाला कौन है? एक अनएजुकेटेड आदमी, एक अनएजुकेटेड बच्चा जो आपका कचरा उठा रहा है।
तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू इनकलकेट इन आवर चिल्ड्रन। और मेन चीज़ यही है, मुझे इतना दुख होता है या मुझे इतनी परेशानी होती है जब एक ड्राइवर या एक बस वाला या एक कोई भी बंदा गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर पान की थूक रोड पे फेंकता है। मैं कहती हूँ ऐसा कोई निज़ाम हो कि वो थूक वापस उसके ऊपर चली जाए, वो बहुत ज़रूरी है उनको सिखाना। ये बड़ी खूबसूरत बात बहुत कि तालीम के साथ इन शॉर्ट कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। और हमारा माशरा जिस नहज पर पहुंच चुका है, अगर आप तालीम के साथ तरबियत नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ का जो है वो शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। तो तरबियत बड़ी ज़रूरी है। दुख की बात ये है, दुख की बात ये है कि यही बंदा 1.5 घंटे की फ़्लाइट से अगर दुबई चला जाता है तो ही डेयर नॉट थ्रो एनीथिंग, और वो लाइन में भी खड़ा होगा और वो इंसान भी बन जाएगा। और क्योंकि उसको इस चीज़ की नॉलेज है, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि उसको पता नहीं है कि वो गलत कर रहा है, मगर वो हमारे लैक ऑफ लॉ और या हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लॉ का एडवांटेज ले रहा है और इस तरह से कर रहा है। आप कराची एयरपोर्ट पहुंचो तो वही बंदा जो 10 दिन से दुबई में था, ठीक है, या 3 महीने से दुबई में था, वो कराची एयरपोर्ट पे आएगा, वो लाइन तोड़ेगा और नो स्मोकिंग के बोर्ड के सामने खड़े होकर सिगरेट पिएगा, बिकॉज ही इज़ टेकिंग प्राइड इन ब्रेकिंग द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। मगर उसको पता है कि अगर इसने यही चीज़ दुबई में करनी है तो उसको आइंदा वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। बड़ी खूबसूरत, बड़ी बेहतरीन बात कही कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक सिस्टम चल रहा है ना, आपको पता डंडा है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब ये तो फिर वही वाली बात हुई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शायद फिर यही वाली बात। अच्छा सर, ये थोड़ा सा जो है माहौल बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया सर। ऑफ रोड रैली का जिक्र ना हो, आपके साथ इंटरव्यू हो, तो मेरे ख्याल में इंटरव्यू जो है वो मुकम्मल नहीं होता। कराची के हवाले से बताइएगा कि कराची में भी क्या ऑफ रोड रैलीज़ का कभी जो है वो यहाँ पर एक रहा है, एक ऐसा निज़ाम यहाँ पर भी हुआ है कभी? सर सॉरी, एक मेरे दिल में बात थी जो मैंने कहा आपको एक मैसेज दूं मैं हमारे लोगों के, पाकिस्तान के लोगों को। आई विल टेक द मैसेज एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, ठीक है, ठीक है सर। रैलीज़ का सिलसिला आदमी के सिस्टम में होता है। हमारे वो डीएनए में ख़राबी थी रैली की, और फिर हम कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वाइफ ने भी वो पकड़ लिया रंग मेरा, जो 1979 में पहली रैली में जीता था। अच्छा, वहाँ से मेरे को ये सिस्टम में फॉल्ट पैदा हो गया। और उसके बाद बहुत छोटे पैमाने पे रैली होती थी। हालांकि 79 की रैली कराची जिमखाना में हुई थी, पहली बड़े पैमाने पे हुई थी। वो भी पारसी प्रेसिडेंट साहब थे, पोलार्ड साहब, उन्होंने करवाई थी। बड़ी दुनिया पाकिस्तान में उसकी मशहूरियत हो गई थी, बड़े स्पॉन्सर्स आए थे। फिर वो जिमखाना ने भी वो कल्चर ख़त्म कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। हमारे पास जब ये कल्चर आया, जो भी कुछ छोटा मोटा था, हमने कहा उसको हम कल्टीवेट करें। और उस ज़माने में हम ये करते थे कि हम प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप आके हमारी कोई वीडियो तो दे। हम तो वो जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात है। तो वो बड़ी मुश्किल से आते थे। आज शुक्र है खुदा का कि हमें प्रेस का सपोर्ट है, प्रेस खुद हमें ढूंढ के आती है। जिस लेवल पे गेम बड़ी हो गई है, वो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तो अभी भी कंपनीज़ को कहता हूँ कि अभी इसमें घुस जाएंगे, स्पॉन्सरशिप्स करेंगे तो आपके लिए सस्ता रहेगा। जब ये गेम उस लेवल की हो जाएगी, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकोगे। ये लेवल, हम गेम को उस लेवल पे ले जा रहे हैं और ये अगले साल इंशाल्लाह उस लेवल पे आ जाएगी। हम बहुत काम कर रहे हैं अंदर से बैठ के। नादिर मक्सी साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारे पंजाब के लोग हैं, सारे अपने तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम सब मिल बैठ के इसको बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं जो है ना वो जिक्र करूँगा, इकबाल बिरादरान का किस हद तक इसमें पार्टिसिपेशन है? इकबाल बिरादरान मेरे ख्याल में अहमद इकबाल बलोच साहब, अवैस इकबाल बलोच साहब हमारे बड़े सिस्टम के, वो हमारे सिस्टम में रहे हैं जी। हमें
जब हम ज़ीरो हो गए थे, रैलियों का कोई वजूद नहीं रहा था। ये कहानी कहाँ से चली थी कि 91 में या 92 में ग्वादर की एक रेस हुई थी, ग्वादर से कराची, लियारी ज़ीरो पॉइंट था, वहाँ तक 780 किलोमीटर की रेस थी। और खैर वो रेस सक्सेसफुली हुई। बलूचिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बड़ी हेल्प की उस ज़माने में, बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन्वॉल्व थे, सारे सीएम साहब इन्वॉल्व थे। तो वो सक्सेसफुल रेस हुई। उन्होंने देखा कि यार ये तो गेम बहुत बड़ी हो रही है, इसको फिर हम हैंडल करें। अच्छा, फिर 92 या 93 में वापस ग्वादर रैली होने को आई, तो वहाँ बारिश हो गई, तो गाड़ियाँ डूब गई लोगों की, तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया। इकबाल अहमद साहब ने, अहमद बलोच साहब ने ये सिलसिला वापस उठाया कि यार ऐसी कुछ था जी। उन्होंने कहा यार ये क्यों ख़त्म कर रहे हो, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो हम तो ज़ीरो हो गए थे, तो उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा यार ग्वादर हमारा शहर है, आप वहाँ आओ और ग्वादर में रेस करो। तो हम भी भूखे थे, हमने कहा इतने दिन से हमने रेस वेस नहीं किया, एक दफ़ा ये कीड़ा लग जाता है आपको तो फिर आपको उसको अच्छा, सुना है मैंने कि ये जो नादिर मक्सी साहब है ये वहीं से मुतारिफ हुए हैं, उन्हीं रैलियों से। नादिर साहब जो नाम निकाला है, जाम कमाल साहब थे, वो भी आते रहे कि वो उस ज़माने में नहीं आते थे। नादिर पिछले 12 साल से आए हैं गेम में, वो अमेरिका में रहते थे, शुक्र है आए गेम में। वो फिर उन्हें सही है, मैंने उनकी तस्वीर देखी है। इट मीन्स के फ्रीडम रैली से ही उनका स्टार्ट हुआ है। जी जी जी। ही वाज रेसिंग, वो अमेरिका में रेसिंग करते थे। नहीं, यहाँ वैसा नहीं है पाकिस्तान में। आई थिंक फर्स्ट रेस नादिर की चोलिस्तान में हुई थी 2005 में। नहीं, उससे पहले 2004 में वो नहीं था। उससे पहले उन्होंने 2005, 6, 7, 8 तक ये रैलियां होती रही हैं, फ्रीडम रैली, ठीक है। उसमें भी उन्होंने जो है ना, हाँ, चोलिस्तान बाद में शुरू हुआ था, फ्रीडम रैली से बाद। जी, चोलिस्तान भी 6 महीने बाद। चोलिस्तान भी बहुत हम्बल बिगिनिंग हुई थी। ये अहमद बलोच साहब, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमने सब ने मिलकर कंट्रीब्यूशन, पूरे पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले बात कही कि हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के लिए हम कुछ इतना छोटा सा कर ले, अगर 18 करोड़ आदमी इतना छोटा भी करेंगे ना, तो इतनी बड़ी फोर्स बन जाएगी कि दूसरे मुल्क सोच नहीं सकेंगे। अच्छा, मतलब आपने अभी जिक्र किया कि मैडम भी जो है वो रैली में हिस्सा लेती एज ए ड्राइवर। जी सर, मैं अच्छा, एज अ वेरी गुड आप ज़रा ड्राइवर। थोड़ा सा कोई ऐसा वाक़या जिसमें कोई डर और खौफ या कोई ऐसी चीज़ पैदा हुई हो, या फिर जो है ना वो आपकी हिम्मत बंधाई। डर और खौफ तो हर रेस से पहले होता है, क्योंकि अभी भी आई थिंक उस लेवल पे नहीं हूँ जहाँ इतनी रिस्क ले सकती हूँ जो ये लोग लेते हैं। मैं तो हर रेस में गई हूँ 2005 से, जितनी भी पाकिस्तान में रेसेस हुई है उसमें मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, मगर मैंने इनडायरेक्टली उन रेसेस को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है। और बाकी जो रैली के अलावा जो सारी चीज़ें हो रही होती है स्पोर्ट के हवाले से, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। फिर 2013 में जब उन्होंने स्टॉक कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम झल मक्सी 2013 में पार्टिसिपेट किया था। तो आपसे पहले भी औरतें शिरकत कर रही थी? नहीं, फीमेल। यू वर द फर्स्ट वीमेन जी हु टुक पार्ट इन ऑफ रोड। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। 2013 में मैंने झल मक्सी में बॉयज़ के ये साथ रेस हम किया आपको जो था। है ना पाकिस्तान की पहली जो है ना वुमेन को इस वक्त हम इंटरव्यू कर रहे हैं कि जिन्होंने ऑफ रोड रैली में शिरकत की, सबसे पहली औरत हैं जी। देख लें, ये मेरे जो है वो प्रोग्राम के तवज्जुह से आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा, तो उसमें आई थिंक मेरी 4th पोजीशन आई थी जब मैंने बॉयज़ के It साथ sounds रेस good. किया था झल मक्सी में। और उसके बाद हमने लेडीज़ कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, और फिर 2013 की से लेके आज तक जितनी भी रैलीज़ हुई है उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया बड़ा है। माशाल्लाह जो है ना, आप तो दोनों ही। अब कोई बच्चों के अंदर भी ये शौक आया है, अभी डिलीवर हुआ है? 6 महीने की बात है, मेरा बेटा 18 साल का हो जाएगा इंशाल्लाह मई में।
वही और उसको रजिस्टर उसको लाइसेंस मिल जाएगा तो मैं उसको रेसिंग में डाल दूंगा। उनको उनको खुद शौक है बहुत इसका? शौक है, अच्छा। बहुत शौक है, बिल्कुल शौक है, पढ़ने लिखने का भी अच्छा, शौक हम है। प्रोग्राम के बिल्कुल जब मज़ा आने लगता है प्रोग्राम क्यों ख़त्म हो जाता है मुझे समझ नहीं आती। तो अभी मज़ा आना शुरू हो गया था, अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, ये बड़ा मसला है। एक किस्त उधार है इनके साथ, इंशाल्लाह हम कुछ अरसे बाद फिर आएंगे। अच्छा सर, वो जो मैसेज था आपका, जो आप ऑफ द कैमरा, आप यकीन करें, मतलब मैंने इतने दिल से किसी को मैसेज देते हुए नहीं देखा। और पाकिस्तान के लिए जितना दर्द मैंने इन लोगों के अंदर महसूस किया है, शायद ही कोई ऐसा हो जिनके अंदर इतना दर्द हो। तो असल दर्द दिल रखने वाले ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, अभी तक कर रहे हैं। मैसेज सर मैसेज बड़ा सिंपल है, मैसेज तो बहुत दे सकते हैं, मगर एक मुख्तसर बात जो मेरे माइंड में ये आई थी कि जी आप अगर हिस्ट्री देखें तो फ्रांस तबाह हुआ, बिल्कुल, जापान तबाह हुआ, जर्मनी तबाह हुआ, कोई मुल्क छोड़ के भागा नहीं, भागा ना, वही मुल्क में रहे, उसी मुल्क को बनाए, आज दुनिया की टॉप मुल्कों में वो माने जाते। बिल्कुल माना जाता। जापान तबाह हो गया था, ज़मीन दोष हो गया था, आज तक जब जापान के रेडिएशन के लोगों को उसके असरात मिले आज तक, मगर जापान छोड़ के बैठा नहीं। हम हमारे बच्चों को वो तरबियत देते हैं कि बेटा जैसे तुमने मैट्रिक पास कर लिया या ओ लेवल्स ए लेवल्स कर दिया, मुल्क छोड़ के भाग जाओ। बाहर जाना, हमारा मुल्क ये रहने लायक नहीं रहा। क्यों रहने लायक नहीं रहा, कभी आपने सोचा ही है? हमने उसको खुद खराब किया है। हम अपने बच्चों को वो तरबियत देते हैं कि बेटा अच्छे लोग हो तुम ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ, ठीक है जी, मुल्क या जहाँ जाना है, ठीक है जी। आज वो मुल्क हम खुद फेस कर रहे हैं कि अच्छे लोग जब उस मुल्क से निकल जाते हैं तो दूसरे टाइप के लोग उसको टेक ओवर कर लेते हैं और मुल्क का तबाही हो जाती है। आज हम उस तबाही जगह को देख रहे हैं, हमने खुद उसको पाला हुआ है। हम पहले अपनी सोच ठीक करें, हम पहले अपने घर के बच्चों को सिखाएं कि बेटा तुमने अगर इस मुल्क से ज़िंदगी के 15-20 साल अच्छाइयत ली है, इस मुल्क से इज़्ज़त ली है, फाउंडेशन लिया है, बुनियाद ली है, तो इस मुल्क को कुछ थोड़ा दे के तो जाओ, इस मुल्क को थोड़ा दे के जाओ। इतना कुछ दे के जाओ। आपका मुख्तसर मैसेज, मुख्तसर। मेरा तो मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुल्क की हम खिदमत करें और जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं जिस लिहाज से हमें करना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं सेल्फिश रीज़न्स की वजह से नहीं, द बिगर पिक्चर की वजह से हमें चाहिए कि हम इस चीज़ में आगे बढ़े और सबका मिल के साथ दे, क्योंकि जो यूनिटी के अंदर जो पावर है ना वो डिवाइड होने में नहीं है। और ये 3 सॉर्ड्स हमें यही कहता है, यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। अगर हम सिर्फ इन 3 चीज़ों पे अमल कर दे और अच्छे से अमल करें तो आई थिंक कि हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है, क्योंकि हमारा मुल्क सोना है और दूसरों ने रिकग्नाइज़ कर दिया, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं किया। हमने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ नहीं किया जी। इनसे मिलकर जो है इनका दर्द अगर कराची के हवाले से सामने लाएं तो इन 2-3 अशार के अंदर जो है वो सामने आएगा कि खौफ पलता रहे, डर पनपता रहे, इल्म सेहत की खातिर मचलता रहे, मुझको ऐसा कराची नहीं चाहिए जिसमें जंगल का कानून चलता रहे। बहुत शुक्रिया सर आपका, मैडम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं यकीन करो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरव्यू करके, बड़ी मोहब्बत मिली, बड़ा प्यार मिला। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कराची को बनाया, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर इन्होंने जो है वो अपना हिस्सा डाला। और आज ये लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क से मोहब्बत करो, कि इस मुल्क ने आपको इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को लौटाओ भी। और फिर जब आप उस इज़्ज़त को लौटाओगे, मोहब्बत करोगे, यूनिटी करोगे, इत्तेहाद करोगे, तो ये मुल्क मकान नहीं रहेगा, घर बन जाएगा। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। गोली चारों का इंशाल्लाह दिमे मराग शायद नो की मेहमान खुश में मसारे भी हैं।
अल्लाह में आ रहे हैं।